मैं सरिता अग्रवाल एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसका शीर्षक है तू नहीं और सही। सुनिए, आनंद लीजिए। सुबह सुबह मोबाइल की घंटी बजी। शायना ने नींद की बोझिल आंखों से मिनमिना कर देखा और कहा, क्या पापा, आज संडे के दिन भी इतनी सुबह जगा दिया? अरे बेटा, अब जाग भी जाओ, 10 बज रहे हैं। ज़रूरी काम है, नहीं तो मैं आज फ़ोन करता ही नहीं। देखो, हाथ मुँह धोकर बैठो, मैं आधा घंटा में फिर फ़ोन करता हूँ। अनमनी सी शायना अब धीरे धीरे बिस्तर से उठी। सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है, वह भी तब जब किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाना नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है, बस हम अच्छे, हमारी सर्विस अच्छी। शायना ने फ्रेश होकर थोड़ी सी चाय बनाकर पी, फिर पापा को फ़ोन किया। अब बताइए पापा, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया आज संडे के दिन? देख बेटा, वो विवेक अंकल है ना, जो पहले मेरे पार्टनर थे, उनकी 50वीं एनिवर्सरी है आज ही, और आज ही मैं दिल्ली में हूँ। बेटा, विवेक बहुत इशरार करके आने को कह रहा है और तुम ही इस पार्टी को ज्वाइन कर लो। आज शाम को उसके फार्म हाउस में ही पार्टी है। उसका तो काम कोई छोटा होता नहीं है, तुम्हें मालूम है। बहुत लोगों को इनवाइट किया है, काफ़ी कुछ बता रहा था। पापा, ये वही अंकल है ना जो 10 साल पहले आपके साथ बिजनेस में गड़बड़ी की थी? आज आप कितना अपसेट थे, कितने नुकसान के बाद आपने ये कंपनी छोड़कर अपना काम शुरू किया था। आज उसी के पार्टी में मुझे जाने को बोल रहे हैं। बेटा, यह तो दुनियादारी है। नुकसान ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो हुआ ही था, क्योंकि उसकी नीयत हमें समझ आ रही थी। हम लोग सावधान थे। फिर ये तो दुनिया है, सही गलत, अच्छा बुरा सब लगा ही रहता है। खैर, व्यवहार भी एक चीज़ है। कल शाम तुम ज़रूर से उसके फार्म हाउस में जाना और पार्टी अटेंड करना। पर पापा, इतनी दूर अकेले मुझे नहीं जाना। ठीक है, सब मुझे पहचानते हैं, पर आप साथ रहते तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ चली जाओ। ड्राइवर को समझा दो ठीक से कहाँ जाना है। बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वो, यही तो उनकी खासियत है। अजनबी लोगों से भी इतने प्रेम से पेश आते हैं, ये लगता है कितने दिनों की पहचान है। इसीलिए तो उनकी बिजनेस की और उनकी इतनी तरक्की होती है, और यही तो उनका राज है। पापा, अगर मैं अभिषेक को साथ ले जाऊं तो कैसा रहेगा? ज़रूर ले जाओ बेटा, मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। पार्टी हुई, बहुत ज़ोरदार, बहुत लोग इनवाइटेड थे। बड़ा सा फार्म हाउस, इतनी बड़ी सी जगह, सब कुछ अच्छा लग रहा था। सब रिलैक्स थे, एक दूसरे से मिलते, मुस्कुराते, सब स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। शायना भी अभिषेक के साथ फ्री महसूस कर रही थी। अभी विवेक अंकल के पास जाने की सोच ही रही थी कि अंकल खुद शायना के पास आकर उसके गाल थपथपाने लगे। कैसी हो बेटा? कितनी बड़ी हो गई और कितनी प्यारी भी। बहुत दिनों बाद अपनी बिटिया को देखा है, कितनी स्मार्ट लग रही हो। अंकल बात तो उससे कर रहे थे, पर नज़र अभिषेक पर थी। हाँ भाई जेंटलमैन, आप शायद शायना के साथ हैं। हाँ अंकल, मेरे फ्रेंड हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी जोड़ी है। तुम लोग सामने स्टेज पर आओ ना भाई। वो दोनों का हाथ पकड़कर अंकल खुद स्टेज पर ले गए। आंटी भारी भरकम डायमंड के सेट में दमक रही थी, पर सिर्फ ज्वेलरी, वो नहीं। शायना को कभी आंटी अच्छी नहीं लगी। उनका पहनावा, उनका चाल चलन, उसे सब नकली लगता था। उसके विचार से तो वह अपनी ड्रेस और ज्वेलरी के नीचे दबकर खुद नज़र ही नहीं आती थी, या फिर दब जाती थी। इस बात को लेकर वो बचपन से घर में बहुत मस्ती करती थी और हंसती थी। आज आंटी के साथ उनकी बेटी और बेटा दोनों थे। बेटे ने लपक कर शायना से हाथ मिलाया। यार, बड़ी चमक रही हो। शायना ने मुस्कुराकर हाथ छुड़ाया और आंटी से मिलने लगी। बेटी भी वहीं थी। शायना ने देखा, सबकी नज़र अभिषेक पर ही थी। लंबा, गोरा, स्मार्ट इंजीनियर। दोनों ने बहुत सारे वायदे किए थे साथ निभाने के, पर यहाँ तो कुछ चक्रव्यूह सा नज़र आने लगा था।
आंटी के पास शायना को छोड़कर अंकल अभिषेक और श्रेया को लेकर एक कोने में आ गए। उनके चेहरे की चमक, भाव शायना को कुछ अनहोनी का संकेत दे रहे थे। उसका मन उखड़ गया। उसे ऐसा लगा कि कुछ कीमती चीज़ उसके हाथ से छूटी जा रही है। थोड़ी देर बाद वे सब एक साथ बैठे। अनाउंसमेंट हुआ, रिंग सेरेमनी हुई, डांस वगैरह, म्यूजिक, सबका हो हल्ला शुरू हो गया। पर शायना सिर्फ मुस्कुराती रही, चुप रही। अभिषेक उसका फास्ट फ्रेंड, कितने वादे उन लोगों ने किए थे साथ निभाने के, पर आज सब बेमानी लग रहा था। अभिषेक उनकी फैमिली में ही घिरा हुआ था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। शायना ने फिर किसी को नहीं देखा, चुपचाप बाहर आ गई, ड्राइवर के साथ निकल गई। किसी को उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी, अभिषेक को भी नहीं। चुपचाप घर आकर सो गई। लगा जैसे वह जिंदगी की जंग हार गई है। सुबह पापा ने आकर उसको जगाया। बेटी कैसी हो, तबीयत ठीक है ना? हाँ पापा, बहुत रात हो गई थी, बहुत थक गई थी। अच्छा ठीक है। वहाँ सबसे मिली, कैसा लगा? वो चुप रही, फिर बोली, कैसा लगा? सच कहूँ पापा, लगता है ज़िंदगी की जंग हार गई। पापा ने पास बैठकर सर पर हाथ फेरा। तेरा ज़िंदगी इतनी हल्की चीज़ नहीं है बेटा, ये ज़िंदगी बहुत ऊंची चीज़ है। और ना ही ये जंग थी, ये तो एक हल्का हवा का झोंका था। पापा आपको सब मालूम है? हाँ बेटा, तुम तो चली आई, अच्छा ही हुआ। फिर विवेक ने खुशी के मारे वीडियो कॉल किया। कहाँ तुम्हारी बेटी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तब तो उन्होंने बेटी की सगाई भी कर ली होगी। पापा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और सही समय पर हुआ। मुझे मालूम है तुम लोग शादी करना चाहते थे, पर सोचो जो कल हुआ वो अगर 6 महीने बाद भी तो हो सकता था। जिसका मन और बुद्धि स्थिर नहीं है, उस आदमी का कोई दाम नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ना कभी भी वो ये आदमी पलट सकता है। कहीं भी कभी भी वह तुम्हें छोड़ सकता था। पैसे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की चमक दमक में वह अपने आप को भूल गया। हाँ पापा, इतनी जल्दी उसने कैसे फैसला कर लिया? मुझे आश्चर्य हुआ। हम तो 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पर यहाँ फटाफट रिश्ता भी हो गया, घर वालों के बिना, और उसकी सगाई भी हो गई। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बेटा। जो फैसला हम सोच समझ कर करते हैं वही स्थायी होता है। यह चमक दमक हमें भटकाती है, हमारा जीवन नहीं संवार सकती। पापा, मैं सोच रही हूँ 1 महीने की छुट्टी ले लूँ। यह ठीक है कि मैं सीनियर पोस्ट पर हूँ, पर अभिषेक का सामना नहीं करना चाहती। ये गलत बात है बेटा। आँखों में आँख डालकर सामना करो। तुम छोटी नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। उसे महसूस कराओ कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या हो ये दूसरे को तय मत करने दो। पापा, अभिषेक का फ़ोन आ रहा है, ज़रूर बात करो। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। बस 2 वाक्य, तुम बदल गए, हम संभल गए, बात खत्म।